व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। गाइस, आज का हमारा एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 1980 में रिलीज हुई हॉरर मास्टरपीस द शाइनिंग को। फिल्म रिलीज होने का 40 साल के बाद भी आज भी द शाइनिंग को वन ऑफ द मोस्ट एक्लेम्ड एंड टेरिफाइंग हॉरर फिल्म्स एवर मेड माना जाता है। द शाइनिंग की IMDb रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज में ये 84% फ्रेश है विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 93%। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं स्टैनली क्यूब्रिक जी ने। द शाइनिंग 1977 में स्टीफन किंग के द्वारा सेम नाम से लिखी गई एक नोवेल के ऊपर बेस्ड है, बट मूवी और नोवेल की कहानी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, जो कि हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। सो आज मैं द शाइनिंग मूवी के स्टोरी लाइन को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करते हुए एंड में कुछ थ्योरीज को डिस्कस करूंगा। गाइस, मूवी की एंडिंग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड ऑल्सो मूवीज में भी बहुत सारे हिडन मैसेजेस छुपे हैं। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी है, बट आई कैन अश्योर यू दैट वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द शाइनिंग में 1970s का टाइम दिखाया गया है, जहां हम लोग जैक टॉरेंस नाम की एक इंसान को देख पाते हैं जो कि एक केयर टेकर जॉब के लिए एक होटल में इंटरव्यू देने आया था। इस होटल का नाम था द ओवरलुक होटल और ये होटल कोलोराडो स्प्रिंग में रॉकी माउंटेन के ऊपर स्थित था। ये होटल साल में सिर्फ 6 महीना ही खुला रहता था क्योंकि बाकी टाइम बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल होने के कारण सब तरफ से ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता था। सो कहानी में आगे हम लोग जैक को होटल के मैनेजर मिस्टर स्टुअर्ट उलमन से मिलते हुए देखते हैं। उलमन जैक को बताते हैं कि जैक को होटल की देखरेख उन टाइम में करना होगा जब होटल पूरी तरह से बंद रहेगा। मिस्टर उलमन जैक को वार्न करते हैं कि पूरा विंटर उसका फैमिली कंप्लीट आइसोलेशन में रहेगा, जिससे उनको केविन फीवर हो सकता है। वो जैक को इस होटल में हुई एक शॉकिंग इंसिडेंट बताते हैं कि 1970 में इस होटल का केयर टेकर, जिसका नाम था चार्ल्स ग्रेडी, वो ये कंप्लीट आइसोलेशन में अपना मानसिक संतुलन खो के अपनी वाइफ के साथ साथ 2 बच्ची को एक कुल्हाड़ी से ब्रूटली मर्डर किया था और बाद में एक शॉटगन से खुद को शूट करके सुसाइड किया था। जैक इस स्टोरी को सुन के ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और बोलता है कि स्टिल गुड टू गो। वो एक राइटिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और 6 महीना कंप्लीट आइसोलेशन में रह के पीसफुली वो अपना राइटिंग को कंप्लीट कर सकता है और उसका फैमिली भी शानदार होटल में रह के बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। नेक्स्ट सीन में हम लोग जैक की फैमिली को देख पाते हैं, जिनमें थे उनकी वाइफ वेंडी और 5 साल का बेटा डैनी। गाइस, डैनी हमेशा अपना एक इमेजिनरी फ्रेंड टोनी से बात करता था। वो अपना एक उंगली उठाकर टोनी की आवाज में बात करता था, जिस बारे में जैक और वेंडी दोनों को पता थी, बट वो लोग इसे लाइटली लेते थे। जैक का ओवरलुक होटल में केयर टेकर की जॉब के बारे में जान के डैनी खुश नहीं था। इसके बाद हम लोग डैनी को वॉशरूम में देखते हैं, जहां वो अपना इमेजिनरी फ्रेंड टोनी से बात कर रहा था। टोनी बोलता है कि जैक को केयर टेकर की जॉब मिल चुकी है और वो अभी ये बताने के लिए वेंडी को कॉल करेगा। एंड सच में इधर जैक अपनी जॉब पाने के बारे में बताने के लिए वेंडी को कॉल करता है। टोनी बोलता है कि उसे ओवरलुक होटल नहीं जाना है। जब डैनी इसका कारण पूछता है, तब अचानक उसे एक विजन आता है, इसमें 2 एलिवेटर के अंदर से बहुत सारा खून बाहर आ रहा था और डैनी विजन में 2 ट्विन लड़कियों को भी देखता है। इस विजन के बाद डैनी अचानक बेहोश हो जाता है। इसके बाद एक डॉक्टर उसे देखने आते हैं, जहां डैनी टोनी के बारे में बताता है कि टोनी उसके मुंह के अंदर रहता है। डॉक्टर वेंडी से पूछते हैं कि डैनी कब से टोनी से बात कर रहा है। वेंडी का कहना था कि आज से 5 महीना पहले जैक शराब पी के डैनी के हाथ को जोर से खींच दिए थे, जिससे डैनी की शोल्डर डिसलोकेट हो गई थी और तब से डैनी अपना इमेजिनरी फ्रेंड टोनी से बात कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम लोग जैक को उसके फैमिली के साथ ओवरलुक होटल पहुंचते हुए देखते हैं, जहां मिस्टर उलमन उन्हें पूरा होटल दिखाते हैं। उलमन बोलते हैं कि यह होटल 1907 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1909 में कंप्लीट हुआ था। ये होटल एक इंडियन बरियल ग्राउंड के ऊपर बना है और होटल बनते वक्त बहुत सारे इंडियन अटैक्स भी हुए हैं, जिनमें कुछ लोगों की मौत भी हुई है। इस बीच डैनी गेम रूम में खेल रहा होता है और तभी वो फिर से वो ट्विन लड़कियों को देखता है। गाइस, ये ट्विन लड़कियां चार्ल्स ग्रेडी की ही बेटियां थी, जिनको वो कुल्हाड़ी से मार दिया था। इसके बाद वो सब लोग होटल की हेडसेफ से मिलते हैं, जिनका नाम था डिक हैलोरन। हैलोरन वेंडी और डैनी को पूरा किचन और फूड स्टोरेज दिखाते हैं। किचन दिखाते टाइम हैलोरन बिना कुछ बोले अपने मन से डैनी को आइसक्रीम के लिए पूछते हैं और यहाँ हम लोग जान पाते हैं कि हैलोरन और डैनी के पास एक अद्भुत एबिलिटी है, जिससे वो लोग अपने जैसे लोगों के साथ बिना कुछ बोले मन की शक्ति से बात कर सकते हैं।
इट्स मोर लाइक ए टेलीपैथी। हेलोरन इस एबिलिटी को शाइनिंग नाम से बुलाते हैं। डैनी कहता है कि उसका इमेजिनरी फ्रेंड टोनी उसे मना किया है उसका ये एबिलिटी के बारे में बात करने के लिए। एंड ऑल्सो टोनी डैनी को इस होटल से रिलेटेड कुछ विजन्स भी दिखाता है। ये सुन के हेलोरन कहते हैं कि ओवरलुक होटल उन जगहों में से एक है जो शाइन करता है, क्योंकि ओवर द इयर्स यहाँ ऐसे कुछ घटनाएं घटे हैं जो अपनी परछाई छोड़ के गई है। ये सिर्फ शाइन करने वाले लोग ही देख सकते हैं। तभी डैनी रूम नंबर 237 के बारे में पूछता है। ये सुन के हेलोरन थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और डैनी को स्ट्रिक्टली उस कमरा से दूर रहने के लिए वार्न करते हैं, क्योंकि शायद ये वही कमरा था जहां चार्ल्स ग्रेडी ने अपने फैमिली का कत्ल किया था। अब यहीं पे सीन कट होता है और हमें 1 महीना बाद की कहानी दिखाई जाती है। एक दिन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते टाइम जैक वेंडी से कहता है कि जब वो इस होटल में पहली बार इंटरव्यू देने आया था तब उसे ऐसा लगा था कि वो पहले इस होटल में आ चुका है और उसे इस होटल का कोना कोना जिसे पहले से मालूम था। होटल में 1 महीना बीतने के बाद भी जैक का राइटिंग का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि लिखने के लिए उसके पास कुछ अच्छा आइडिया नहीं था। इसलिए उसका फ्रस्ट्रेशन डे बाय डे बढ़ने लगा था। इधर वेंडी और डैनी हर रोज की तरह होटल को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं और सामने वाले मेस के अंदर खेलने जाते हैं। अगले सीन में हम लोग डैनी को होटल के अंदर एक साइकिल चलाते हुए देख पाते हैं। तभी अचानक उसे रूम नंबर 237 दिखता है। डैनी साइकिल से उतर के रूम 237 को खोलने की कोशिश करता है और तभी उसे फिर से वो 2 ट्विन सिस्टर की झलक दिखाई देती है। डैनी रुक जाता है और साइकिल लेके वहां से चला जाता है। उसी दिन जैक बेसमेंट में कुछ टाइप कर रहा था। तभी वेंडी वहां आती है और पूछती है कि उसका राइटिंग का काम कैसे चल रहा है। ये सुन के जैक एकदम से गुस्सा हो जाता है और वेंडी के ऊपर चिल्ला देता है। जैक बोलता है कि मैं यहाँ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम यहाँ आके मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। जैक अब से एक रूल बनाता है कि जब भी वो बेसमेंट में काम कर रहा हो तब वहां कोई नहीं आएगा। वेंडी अब अपना बेटा डैनी के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगती है। माँ और बेटा होटल को एक्सप्लोर करते हैं। एट द सेम टाइम हेवी स्नोफॉल की वजह से बाहर होटल की ग्राउंड स्नो से कवर हो जाती है। वेंडी और डैनी बाहर जाके स्नो के ऊपर खेलने लगते हैं, जिनको अंदर से जैक देख रहा होता है और हम लोग उसके फेस पे एक अजीब क्रीपी एक्सप्रेशन देख पाते हैं। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि ये आइसोलेशन उसके दिमाग को अफेक्ट करना शुरू कर दिया है। हेवी स्नोफॉल के कारण फोन लाइंस भी काम करना बंद कर देती है। इमरजेंसी रेडियो से बात करने पर वेंडी को पता चलती है कि इस साल की स्नोस्टॉर्म पिछले कुछ सालों में आई हुई सबसे बड़ा स्नोस्टॉर्म है। नेक्स्ट सीन में फिर से डैनी को साइकिल चलाते टाइम वो ट्विन सिस्टर्स दिखते हैं, पर इस बार वो ट्विन सिस्टर्स डैनी को अपने साथ खेलने बुलाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हेलो डैनी, कम प्ले विथ अस फॉरएवर एंड एवर एंड एवर। और तभी डैनी को एक और विजन दिखता है जहां वो दोनों बहनों की डेड बॉडी देख पाता है। डैनी डर के अपने आंखें बंद कर लेता है और टोनी से कहता है कि उसे डर लग रहा है। टोनी बोलता है कि ये सब रियल नहीं है, ये सब एक किताब की पिक्चर्स की तरह है। फिर एक दिन डैनी अपने पिता के रूम में एक खिलौना लेने जाता है और देखता है कि जैक अपने बेड के ऊपर सीधा बैठ के दीवार को घूर रहा है। जैक डैनी को अपने पास बुलाता है और कुछ बातें करता है। डैनी पूछता है कि आपको ओवरलुक होटल कैसा लगता है। जैक बताता है कि उसे ओवरलुक होटल बहुत पसंद है। वो चाहता है कि वो और उसका फैमिली इस होटल में रह पाए फॉरएवर एंड एवर एंड एवर। फिर डैनी पूछता है कि क्या आप मुझे और मॉम को कभी हर्ट करेंगे। जैक कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग डैनी को खेलते हुए देखते हैं जब एक बॉल उसके पास आता है। डैनी उस डायरेक्शन में जाता है जहां से वो बॉल आया था और उसे रूम नंबर 237 खुला हुआ दिखता है। डैनी उस रूम के अंदर एंटर करता है और सीन कट होके हमें वेंडी को दिखाया जाता है, जो जैक को चिल्लाते हुए सुन के उसके पास दौड़ के जाती है। जैक अपने डेस्क के ऊपर सोया हुआ था और प्रोबेबली एक बुरा सपना देख रहा था। वेंडी जैक को उठाती है और जैक बोलता है कि उसने अपने लाइफ का सबसे वर्स्ट नाइटमेयर देखा है। उसने देखा कि वो वेंडी और डैनी को एक कुल्हाड़ी से मार दिया है और इतना ही नहीं, उनको मार के वो छोटा छोटा पीसेस में काट दिया है। वेंडी जैक को संभालती है और बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी डैनी वहां पर आता है, जो कि अपना एक उंगली को मुंह के अंदर डाला हुआ था। वेंडी देखती है कि जैक का स्वेटर फटा हुआ है और गले में चोट का निशान है। वेंडी डैनी से पूछता है कि ये सब किसने किया है, पर डैनी कोई भी जवाब नहीं देता। वेंडी को लगता है कि जैक ने ही ये सब किया होगा, क्योंकि पास्ट में भी जैक डैनी के ऊपर हाथ उठाया था। वेंडी जैक को गाली करती है और डैनी को वहां से लेकर चली जाती है। अब इसके बाद हम लोग जैक को अपना दिमाग खोते हुए देख पाते हैं। वो एकदम फ्यूरियस होकर होटल में इधर उधर घूम रहा था और तभी उसे एक रूम दिखता है
जिसके सामने लिखा था गोल्ड रूम। जैक अंदर जाता है और एक खाली बार के पास बैठता है। वो बोलता है कि अभी एक ग्लास बियर के लिए वो अपना सोल बेचने के लिए भी रेडी है। और जब वो ऊपर देखता है, सरप्राइजिंगली एक बारटेंडर के साथ साथ कई सारे शराब की बोतल भी देखता है। यहाँ हैरान करने वाली बात यह थी कि जैक ये सब देख के सरप्राइज नहीं होता और वो बारटेंडर को उसके नाम से बुलाता है, जो कि था लॉयड। लॉयड उसे दारू पिलाता है और उन दोनों के बाद से ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हैं। जैक कहता है कि उसने डैनी के ऊपर हाथ नहीं उठाया है। वेंडी उसे इसीलिए ब्लेम कर रही थी क्योंकि आज से 3 साल पहले जैक गलती से डैनी का हाथ जोर से खींच दिया था, जिस वजह से उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। बट उसने ये जानबूझ के नहीं किया था। गाइज, यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि मूवी के स्टार्टिंग में जब वेंडी डॉक्टर से बात कर रही थी, वो बताई थी कि ये इंसिडेंट 5 महीना पहले हुआ था। बट यहाँ जैक बताता है कि ये 3 साल पहले की घटना है। इससे हमें पता चलता है कि इधर जैक पागल हो गया है, नहीं तो वो झूठ बोल रहा है। तभी वेंडी गोल्ड रूम में दौड़ती हुई आती है और जैक को अकेला बार के पास बैठा देखती है। वेंडी का कहना था कि कोई औरत रूम नंबर 237 में डैनी के ऊपर हमला किया है। जैक बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनके अलावा उस होटल में और कोई भी नहीं था। बट वेंडी के फोर्स करने से जैक उस रूम में जाके चेक करने के लिए राजी हो जाता है। रूम के अंदर जाते ही जैक को बाथ टब में एक सुंदर नेकेड लड़की दिखती है जो बाहर आके उसे सिड्यूस करने लगती है। जैक भी खुद को रोक नहीं पाता और उसके पास जाके उसे किस करने लगता है। पर तभी बाथरूम में लगी मिरर में वो उस लड़के के बॉडी को सड़ते हुए देखता है। वो डर के उसे दूर धकेल देता है और वो लड़की एक बुढ़िया में बदल जाती है जिसका बॉडी सड़ चुका था और स्किन्स बाहर आ रहे थे। जैक घबरा के रूम को लॉक करके बाहर आ जाता है। इस तरफ डैनी अपना शाइनिंग पावर यूज करके हैलोरन से कांटेक्ट करता है और होटल में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में सूचित करता है। हैलोरन तुरंत होटल के लैंडलाइन को कॉल करता है, बट हेवी स्नोफॉल के कारण सारे फोन लाइंस डेड हो गए थे। वो तुरंत कोलोराडो के लिए एक फ्लाइट बुक करता है ताकि वो होटल आके उन लोगों को बचा सके। इधर जैक आके वेंडी को बोलता है कि रूम नंबर 237 में कोई भी नहीं है। वेंडी का कहना था कि उन लोगों को डैनी को होटल से दूर किसी डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। होटल से दूर जाने का बात सुन के जैक फिर से गुस्सा हो जाता है और वेंडी को गालियां देके फिर से गोल्ड रूम के अंदर चला जाता है। पर इस बार गोल्ड रूम के अंदर घुसते ही वो देखता है कि रूम के अंदर एक पार्टी चल रही है और वहां कई सारे लोग थे। यहाँ हैरानी की बात यह थी कि होटल में इन्हें छोड़ के और कोई भी दूसरा आदमी नहीं था। इसका मतलब ये था कि ये सारे लोग स्पिरिट्स या घोस्ट थे। जैक सीधा बारटेंडर लॉयड के पास जाता है और शराब पीता है। फिर वॉशरूम में जैक एक इंसान से मिलता है जिसका नाम था डेल्बर्ट ग्रेडी। ग्रेडी नाम सुनते ही जैक को मिस्टर उल्मन का बताया हुआ स्टोरी याद आ जाता है, जहां 1970 में चार्ल्स ग्रेडी नाम के एक केयरटेकर ने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था। जैक उसे पूछता है कि क्या वो पहले यहाँ पे कभी केयरटेकर का काम किया है, तो डेल्बर्ट एक शॉकिंग आंसर देता है कि जैक हमेशा से ही इस होटल का केयरटेकर रहा है। फिर डेल्बर्ट जैक से कहता है कि उसका बेटा डैनी उसका पावर यूज करके एक बाहरी इंसान को होटल के अंदर ला रहा है और ये करने से जैक को उसे रोकना होगा। एक बार उसकी वाइफ और बेटिया ने भी इस तरह होटल को आग लगा के बाहर जाने की कोशिश किए थे, बट उसने उसे अच्छा सबक सिखाया था। जैक को भी इस तरह अपनी वाइफ और बेटा को सबक सिखाना चाहिए। इस तरफ वेंडी एक बेसबॉल बैट पकड़ के जैक से बात करने जाती है ताकि वो लोग डैनी को एक डॉक्टर के पास लेके जा सके। वेंडी को वहां जैक का लिखा हुआ स्क्रिप्ट दिखती है और वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सारे पेजेस सिर्फ एक ही लाइन से भरा हुआ था, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डॉल बॉय। जैक इतने दिनों से बेसमेंट में बैठ के सिर्फ यही लाइन लिख रहा था। इसे देख के वेंडी कंफर्म हो जाती है कि जैक पूरी तरह से पागल हो चुका है। तभी जैक पीछे से आ जाता है और वेंडी को गालियां देके उसके तरफ बढ़ने लगता है। जैक सच में पागल हो गया था और वो एक साइको जैसा बिहेव कर रहा था। वो वेंडी को बोलता है कि वो उसे हर्ट नहीं करेगा, बल्कि वो उसे जान से मार डालेगा। तभी वेंडी बेसबॉल बैट से जैक के सर के ऊपर मारती है, जिससे जैक बेहोश हो जाता है। वेंडी जैक को घसीट के पेंट्री के अंदर बंद कर देती है। तभी जैक को होश आता है और वो बोलता है कि वो दोनों वहां से भाग नहीं पाएंगे क्योंकि उसने इमरजेंसी रेडियो और स्नो कैट गाड़ियों के बैटरीज निकाल दिया है। वेंडी दौड़ के बाहर चेक करने जाती है और सच में गाड़ी और रेडियो के बैटरीज खुले हुए थे। कुछ देर बाद जैक पेंट्री के बाहर डेल्बर्ट ग्रेडी की आवाज सुन पाता है, जो कि बोलता है कि जैक अपना काम करने में असफल हुआ है। ये सुन के जैक कहता है कि उसे और एक मौका चाहिए और इस बार वो अपनी वाइफ और बेटा को कड़ी से कड़ी सजा देगा। जैक का ये कहते ही पेंट्री का दरवाजा अपने आप खुल जाता है
और जैक बाहर आ जाता है। इस तरफ डैनी के अंदर का टोनी रेड रूम बोलने लगता है और एक चाकू और लिपस्टिक उठा के दरवाजे के ऊपर रेड रूम लिख देता है। शायद उसे पता चल गया था कि जैक बाहर आ चुका है। फिर उसके बाद वो जोर जोर से रेड रूम चिल्लाने लगता है, जिससे वेंडी की नींद टूट जाती है और वो डैनी के हाथ से चाकू ले लेती है और मिरर में डोर पे लिखा रेड रूम का रिफ्लेक्शन देखती है, जो कि था मर्डर। इसका मतलब टोनी उन लोगों के ऊपर आने वाला खतरा को आगाह कर रहा था। तभी जैक के कुल्हाड़ी से रूम के डोर को तोड़ने लगता है। वेंडी डैनी को लेकर वॉशरूम के अंदर चली जाती है। वेंडी वॉशरूम का छोटा सा खिड़की ओपन करके डैनी को बाहर भेज देती है, बट खुद नहीं आ पाती। वो डैनी को वहां से भाग जाने के लिए बोलती है। मीनवाइल जैक रूम का दरवाजा तोड़ के अंदर आता है और बाथरूम का दरवाजा तोड़ के खोलने की कोशिश करता है, पर वेंडी चाकू से जैक के ऊपर हमला करती है, जिससे जैक को चोट लगता है और तभी वो लोग एक गाड़ी का आवाज उनके तरफ आते हुए सुन पाते हैं। जैक वहां से गाड़ी की तरफ जाने लगता है और इसका फायदा उठा के वेंडी वहां से भाग जाती है। उस तरफ हम लोग देखते हैं कि डिक हैलोरन वेंडी और डैनी को बचाने के लिए उस गाड़ी में आए थे, पर होटल पहुंचते ही जैक उनके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और उन्हें मार डालता है। इसके बाद वो डैनी को ढूंढ लेता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। इस तरफ वेंडी डैनी को ढूंढते ढूंढते होटल में इधर उधर घूमने लगती है और उसे कई सारे लोगों की घोष दिखते हैं। उसे वही सेम एलिवेटर से निकलती हुई ब्लड भी दिखती है, जिसको हम कई सारे सीन्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। इधर डैनी भागते भागते मेस के अंदर चला जाता है और उसके पीछे पीछे जैक भी मेस के अंदर चला जाता है। जैक डैनी का फुटस्टेप्स फॉलो करके उसका पीछा करने लगता है, बट डैनी बड़ी ही चालाकी से बैकवर्ड जाके अपना फुटस्टेप्स को मिटा देता है, जिससे जैक कंफ्यूज हो जाता है। डैनी को इस मेस से बाहर आने का रास्ता मालूम था, क्योंकि वो हर रोज इसके अंदर वेंडी के साथ खेलने आता था। वो मेस से बाहर आ जाता है और बाहर वेंडी से मिलता है। वो दोनों हैलोरन की गाड़ी लेके वहां से भाग जाते हैं। इस तरफ हम लोग जैक को देखते हैं, जो कि मेस के अंदर पूरी तरह से खो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग जैक को बर्फ में जमा हुआ देखते हैं और वो मर चुका था। इसके बाद आता है मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग एंड कंफ्यूजिंग सीन। मूवी के एंडिंग में कैमरा होटल के बॉल रूम के अंदर लगी हुई फोटोग्राफ्स के ऊपर जूम होता है और हम लोग एक फोटो में जैक को देख पाते हैं। और हैरानी की बात यह थी कि ये फोटो 1921 की थी और मूवी की कहानी 1980 की है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस, आई नो कि आप लोगों के मन में मूवी को लेकर कुछ डाउट्स होंगे। डोंट वरी, मैं कुछ थ्योरीज के थ्रू इसे सिंपली समझाने की कोशिश करूंगा। गाइस, मूवी के लास्ट सीन में हम लोग जैक या जैक जैसा कोई दिखने वाले इंसान को फोटो में देखते हैं, जो कि 1921 में लिया गया था। क्या वो एक टाइम ट्रेवलर था या उसका पुनर्जन्म हुआ था, या वो 1921 वाला आदमी जैक के पिता या दादाजी थे? गाइस, मूवी के डायरेक्टर स्टैनली क्यूब्रिक ने अपने एक इंटरव्यू में इस सीन को एक्सप्लेन करते हुए बताए थे कि जैक एक रीइंकार्नेटेड सोल है जो होटल की एक टाइम लूप में फंस गया है और पुनर्जन्म लेके फिर से होटल वापस आना ही उसका डेस्टिनी है। इसका मतलब यह है कि जैक का पुनर्जन्म हुआ ही इसीलिए है ताकि वो फिर से होटल में वापस आके अपने परिवार की कुर्बानी दे सके। मतलब 1980 वाला जैक होटल की प्रीवियस किसी गेस्ट या एम्प्लॉय का ही पुनर्जन्म है, जिसने 1921 में अपने फैमिली का सैक्रिफाइस दिया होगा और 1980 में फिर से पुनर्जन्म लेके होटल में वापस आया था ताकि फिर से वही सेम चीज़ को दोहरा सके। ये थ्योरी को एक्सप्लेन करता है मूवी का वो सीन जहाँ पे जैक डेल्बर्ट ग्रेडी से वॉशरूम में बात कर रहा होता है। डेल्बर्ट बताता है कि जैक हमेशा से इस होटल का केयर टेकर रहा है और जैक जब पहली बार बारटेंडर लॉयड से मिलता है वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि लॉयड भी जैक के किसी जन्म में होटल का एम्प्लॉय रहा होगा जिसकी सोल को इस होटल ने क्लेम किया है और वो भी इस डेजावू का एक पार्ट है। सिर्फ जैक ही नहीं बल्कि होटल ऐसे बहुत से लोगों को अपना विक्टिम्स बनाया है जो जनरेशन से ये एंडलेस साइकिल का एक पार्ट है। ये बात को एक्सप्लेन करता है द ग्रेडी कैरेक्टर्स। चार्ल्स ग्रेडी डेल्बर्ट ग्रेडी का ही पुनर्जन्म था जो फिर से होटल वापस आके अपने फैमिली का सैक्रिफाइस दिया था। मतलब ये होटल एक जीता जाता होटल था जो अपने विक्टिम्स को किसी तरह फिर से होटल वापस बुला के ब्लड सैक्रिफाइसेस लेता था। गाइस, फोटोग्राफ में जैक का होने का एक और पॉपुलर थ्योरी ये है कि वो फोटोग्राफ में उन सारे लोगों की फोटोज है जिनके सोल्स को इस होटल ने क्लेम किया है। मतलब जब जैक मरता है उसके बाद उसका भी सोल उस फोटो के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है और एंड में हमें दिखाई देता है। एलिवेटर वाला ब्लड सीन भी उसी बात को दर्शाता है कि ओवर द ईयर्स जितने लोगों को भी ये होटल ने क्लेम किया है। एंड ऑल्सो जैसे कि मूवी के स्टार्टिंग में मिस्टर उल्मन बताए थे कि ये होटल एक इंडियन बरियल ग्राउंड के ऊपर बना है, तो कुछ लोग ये भी मानते हैं
कि ये ब्लड उन सारे दफनाए गए इंडियंस के खून को भी दर्शाता है जिनके कब्र के ऊपर ये होटल बना है। मूवी में सारे मर्डर्स, इंडियन बरियल ग्राउंड, पुनर्जन्म एंड ऑल द साइकिल्स बस यही बात को सजेस्ट करता है कि ओवरलुक इज ए प्लेस वेयर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एंड जैक वाज ऑलवेज मेंट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। सो गाइस, ये थी द शाइनिंग मूवी की एंडिंग एक्सप्लेनेशन। मूवी में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हिडन मैसेज छुपे हैं जिनको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यूट्यूब में इस रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं जिनको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्टैनली क्यूब्रिक की मूवी और स्टीफन किंग की बुक के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। गाइस, स्टीफन किंग के बुक में जब जैक मिस्टर उल्मन से मिलता है तो उसके पास ऑलरेडी जॉब होता है, बट मूवी में दिखाया गया है कि उसे इंटरव्यू देने के बाद वो जॉब मिला था। और बुक में ग्रेडी ट्विंस और वो ब्लडी एलिवेटर का कहीं पे भी जिक्र हुआ ही नहीं है। ये सब क्यूब्रिक अपनी इमेजिनेशन से डाले हैं। बुक में वेंडी को एक बहुत ही सुंदर, काम एंड कंपोज्ड वाइफ के रूप में दिखाया गया है, पर मूवी में हम लोग उसे एक मेस्ड अप एंड बेवकूफ औरत के हिसाब से देखते हैं। मूवी में रूम नंबर 237 का जिक्र हुआ है, बट बुक में वो रूम का नंबर था 217। मूवी में स्टैनली रूम नंबर को चेंज करके एक ऐसा रूम नंबर लिए थे जो रियल होटल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, नहीं तो रियल लाइफ में गेस्ट उस रूम में रहने के लिए डरते। और वो फेमस रिपीटेटिव लाइन ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय बुक में नहीं है। और लास्टली मूवी में हम लोग देखते हैं कि डिक हैलोरन जब होटल पहुंचता है तो जैक एक कुल्हाड़ी से हमला करके उसे मार डालता है और डैनी और वेंडी उसका गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। पर बुक में डिक हैलोरन नहीं मरता, उसे जैक इंजर्ड करता है, पर वो वेंडी और डैनी को गाड़ी में साथ लेकर भाग जाता है। और बुक में जैक की बर्फ जमा होने से मौत नहीं होती, बुक में होटल के अंदर एक एक्सप्लोजन से जैक की मौत होती है। सो गाइज, ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे बुक और मूवी के बीच में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और गाइज, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड टेक केयर।